बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के हवाले से हमारी डिस्कशन जो है वो कंटिन्यूड है। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रिएक्शंस हैं दैट इज़ फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस उनको स्टडी करने जा रहे हैं। इन दो रिएक्शंस के अंदर जो पहला रिएक्शन है दैट इज़ फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, वो हम आज की इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। Our today's topic of discussion is Friedel Crafts acylation of benzene and my name is Dr. Tahir Maqbool. The objectives of today's lectures are we will discuss about the features, electrophilic reagents and electrophile, catalyst, mechanism and some limitations of Friedel Crafts acylation reaction of benzene. So फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन इज़ अ नेम रिएक्शन। आपको पता है नॉर्मली हम अगर मैं थोड़ा सा प्रीवियस जो इस प्लेलिस्ट के हवाले से जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनको समराइज़ करूं, तो इनिशियली हमने हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन के अंदर कार्बन और हेलोजन बॉन्ड इस्टेब्लिश किया। सेकेंडली हमने नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड इस्टेब्लिश किया। तीसरा लेक्चर जो सल्फोनेशन का है उसके अंदर हम कार्बन और सल्फोनेशन बॉन्ड इस्टेब्लिश किया। अब ये जो रिएक्शन है ये नेम रिएक्शन है जिसके अंदर हम कार्बन ऑफ बेंजीन को कनेक्ट करेंगे विद अनदर कार्बन एटम। अगर वो कार्बन एटम एसाइल ग्रुप का होगा तो उसको हम फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। अगर वो कार्बन अल्काइल होगा तो हम उसको फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का नाम देते हैं। फ्रेडल और क्राफ्ट जो हैं वो बेसिकली दो साइंटिस्ट हैं जिनके नेम के ऊपर जिन्होंने इस रिएक्शन को फ़र्स्ट टाइम परफॉर्म किया था, तो उन्हीं के नेम के ऊपर इस रिएक्शंस को याद किया जाता है या लिटरेचर के अंदर रिपोर्ट किया जाता है। जो पहला साइंटिस्ट है दैट इज़ चार्ल्स फ्रेडल, 1832 टू 1899 इनका टेन्योर है। सिमिलरली जो सेकंड साइंटिस्ट है दैट इज़ क्राफ्ट्स, जेम्स मेसन क्राफ्ट, उनका जो टेन्योर है वो 1839 टू 1917 है। सो चूँकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से लिटरेचर के अंदर आपको इसकी बहुत सारी सिंथेटिक एप्लीकेशंस मिलती हैं, क्योंकि हम यहाँ पे थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कार्बन और कार्बन बॉन्ड इस्टेब्लिश करते हैं। तो इस वजह से इन जो साइंटिस्ट हैं जिनके नेम के ऊपर ये रिएक्शन है तो उनको हम एक्नॉलेज करते चले जाएं। सो जैसा कि बता चुका हूं कि अगर एसाइल ग्रुप हम सब्स्टिट्यूट करें बेंजीन के ऊपर तो रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, एसाइलेशन रिएक्शन। यहाँ पे एक एग्जांपल है जो कोट की गई है। बेंजीन को ट्रीट किया गया विद प्रोपेनॉइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एसाइल ग्रुप है वो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो रिज़ल्ट जो है आपके पास एक कीटोन होती है जिसके अंदर एक तरफ फिनाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ जो भी आप एसाइल हेलाइड लेंगे वो उस तरफ लगा होगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम बेसिकली जो अल्टीमेट हमारी प्रोडक्ट है वो एक कीटोन है। तो यहाँ पे इस स्पेसिफिक एग्जांपल के अंदर 1 फिनाइल 1 प्रोपानोल जो प्रोडक्ट है इट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड इन 88% यील्ड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये आपके पास एसाइल ग्रुप है जो बेसिकली ये उसका जनरल स्ट्रक्चर है जो आप इन कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो रीजेंट की बात करते हैं। दो तरह के रीजेंट जनरली इस्तेमाल होते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट दी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोफाइल, जो कि एसाइलियम आइन है इन केस ऑफ फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो पहला रीजेंट जो है दैट इज़ एसाइल हेलाइड या एसिड एनहाइड्राइड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एसाइल हेलाइड अगर हम लेंगे तो यहाँ पे ये बेसिकली जो हाईलाइटेड है ये एसाइल ग्रुप है और इसके साथ एसाइल क्लोराइड ले लें या एसाइल ब्रोमाइड ले लें, जो भी आप के पास ईजीली अवेलेबल है। तो इसको ट्रीट करते हैं अंडर दी कंडीशन एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर बेसिकली यहाँ प्रोडक्ट को रिकवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके पास ये जो एसाइल बेंजीन है या कीटोन जो है वो
प्रोडक्ट के अंदर बन जाती है। सिमिलरली अगर आप इसाइल क्लोराइड के बजाय एनहाइड्राइड इस्तेमाल कर लें तब भी आप इस इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनहाइड्राइड इस्तेमाल करेंगे तो कैटलिस्ट और बाकी रीजेंट सेम रहेंगे, सिर्फ इसाइल क्लोराइड के बजाय अब आप यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एनहाइड्राइड है वो क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो एसाइल कैटाइन, जिसको हम एसाइलियम आयन के नाम से भी जानते हैं, वो इस रिएक्शन के अंदर एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करता है, जो कि हम जनरेट करते हैं बाय ट्रीटिंग एसाइल क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड विद अ लीवस एसिड, जो कि एल्यूमिनियम क्लोराइड हमने देखा है। सो एसाइल कैटाइन जब बन जाता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने की वजह से रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है आसानी के साथ। सो लीवस एसिड यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं। ये उसकी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है जो एसाइल कैटाइन बन जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो प्रोपेनॉइल क्लोराइड है उससे जनरेटेड जो एसाइल कैटाइन है उसकी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे लिखी हैं। तो ये जो कार्बन है जिससे क्लोरीन जो है इस लीवस एसिड कैटलिस्ट ने जो है एब्स्ट्रैक्ट की है, तो अब ये कार्बन पॉजिटिव है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पे इन कॉन्जुगेशन है विद दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये जो एसाइलियम आइन है या एसाइल कैटाइन है वो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा बाय दीज टू रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। मैकेनिज़्म के हवाले से बात कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने रीजेंट जो लिया है वो एसाइल क्लोराइड लिया है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पे लीवस एसिड के तौर पे एक्ट करेगा। तो ये जो क्लोरीन है ये डोनर एटम के तौर पे एक्ट करेगी और आपके पास ये क्लोरीन एल्यूमिनियम के साथ अटैच हो जाएगी, AlCl4 नेगेटिव एनाइन बन जाएगा। और चूँकि ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके नतीजे के तौर पे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये एसाइलियम आयन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। सेकंड स्टेप में वो सेम है, मतलब जनरल मैकेनिज़्म में हमने ये बात बार बार कही है कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है। जब एक दफ़ा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है तो बेंजीन के साथ जो उसका रिएक्शन है वो क्या होता है, उसका मैकेनिज़्म जो है वो बिल्कुल जनरल मैकेनिज़्म जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सभी के अंदर क्या होता है, सेम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास क्या है, एसाइलियम आयन बन गया, तो कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है यहाँ पे। तो बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब चूंकि रिएक्टेंट एरोमेटिक है और आपकी प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट जो है वो नॉन एरोमेटिक है, तो ये वाला जो स्टेप होगा ये क्या होगा, स्लो स्टेप होगा और यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। जब ये साइक्लोहेक्साडाइनाइल कैटाइन बन जाएगा तो फिर बेस जो है रिएक्शन के अंदर मौजूद बेस वो AlCl4 नेगेटिव या वाटर या जो भी सॉल्वेंट है वो यहाँ पे एक्ट करेगा और इस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है वो एरोमेटिक होगी और ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन का ये जो स्टेप है वो क्या होगा, फास्ट होगा। अब लिमिटेशन की बात करते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड जैसा कि हमने बात की कि ये क्या है, लीवस एसिड के तौर पे एक्ट करता है। अब कार्बोनाइल ग्रुप के पास ऑक्सीजन है जिसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो ऑक्सीजन जो है वो सखी है दूसरे लफ्ज़ों में, और दूसरी तरफ एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो डिज़र्विंग है, गरीब आदमी है। तो यहाँ पे क्या है कि जब एसाइल बेंजीन बन जाती है तो जो उसका एसाइल ग्रुप का कार्बोनाइल ऑक्सीजन है या कार्बोनाइल ग्रुप है वो कॉम्प्लेक्स कर लेता है विद योर एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, रिएक्शन के अंदर जो एल्यूमिनियम क्लोराइड जिसको हमें नॉर्मली क्या यूज़ करना है एज अ कैटलिस्ट, तो कैटालिटिक अमाउंट की बजाय कंपैरेटिवली क्या करना पड़ता है, ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करना पड़ता है। यानी कि मोर देन 1 इक्विवेलेंट हम एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं बजाय इसके कि हम इसको कैटालिटिक अमाउंट के अंदर यूज़ करें। रीज़न उसकी क्या है कि जो हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो हमारी प्रोडक्ट के साथ क्या कर जाता है, कॉम्प्लेक्स कर जाता है। ये इक्वेशन इसको शो करती है। ये हमारी
हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है। और जैसे ये प्रोडक्ट बनती है, एल्यूमिनियम क्लोराइड चूँकि रिएक्शन के अंदर मौजूद है तो फौरी तौर पर ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देती है और हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड अब यहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो फिर वो रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं रहता। तो अब यहाँ पे हमें कैटलिस्ट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में, यानी कि मोर देन 1 इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, तब ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो ये इसकी पहली लिमिटेशन है। दूसरा क्या है कि जब ये कॉम्प्लेक्स है तो हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं है, हमारी प्रोडक्ट रिक्वायर्ड तो ये एसाइल बेंजीन है। तो हमने अगर प्रोडक्ट को रिकवर करना है एट द एंड ऑफ रिएक्शन तो फिर हमें इसके अंदर क्या डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है। जब हम पानी डालते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड अब यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो दूसरी क्या आ गई कि एक तो कैटलिस्ट जो आपको रिक्वायर्ड है वो मोर देन 1 इक्विवेलेंट आपने यूज़ किया, यानी कि नॉट इन अ कैटालिटिक अमाउंट। सेकेंडली क्या हुआ कि एट द एंड ऑफ रिएक्शन आप उसको रिकवर नहीं कर पाते, क्योंकि वो क्या हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड की बजाय अब क्या बन गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो ये लिमिटेशंस कंसीडर की जाती हैं एज़ फार एज़ फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन इज़ कंसर्न। प्रोडक्ट को अगर हम रिएक्टेंट के साथ मैच करें तो एसाइल बेंजीन जो है वो कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव है देन बेंजीन। तो यहाँ पे पोली जो सब्स्टिट्यूशन है उसका चांस तो है नहीं। अब सपोज एसाइल ग्रुप RC डबल बॉन्ड हो है, तो अगर R इज़ इक्वल टू H हो तो हम इसे फार्माइल ग्रुप का नाम देते हैं। तो क्या इन्हीं कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए हम फार्माइलेशन कर सकते हैं? ये एक प्रॉब्लमेटिक है कि फार्माइलेशन क्या पॉसिबल है बाय यूजिंग सच कंडीशन। उसकी रीज़न क्या है कि जो रिक्वायर्ड रीजेंट होगा अगर हमने फार्माइलेशन करनी है, यानी कि एसाइल ग्रुप में R के जगह पे आपने H यूज़ करना है, तो डेफिनेटली जो रीजेंट हम यूज़ करेंगे वो हमें फार्माइल क्लोराइड लेना पड़ेगा। जो रिक्वायर्ड रीजेंट जो फार्माइल क्लोराइड है वो हाईली अनस्टेबल है और आप उसको अनस्टेबल होने की वजह से वो कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, आप उसको परचेज़ नहीं कर सकते। लेकिन इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है कि हम इस जो रीजेंट है इसको ड्यूरिंग रिएक्शन जो है या रिएक्शन वेसल के अंदर बना सकते हैं बाय यूजिंग गटरमैन-कोच फार्माइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे गटरमैन-कोच फार्माइलेशन रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, हम कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl लेते हैं, अंडर हाई प्रेशर ये फार्माइल क्लोराइड के अंदर चले जाते हैं और फिर हम उसको ट्रीट कर देते हैं विद बेंजीन एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर 1 क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड या कॉपर 1 क्लोराइड ये आपका जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोफाइल है उसको जनरेट करता है और उसके नतीजे के तौर पे फार्माइल बेंजीन बन जाती है। तो ये एक तरह की मॉडिफिकेशन है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। सो फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन के ज़रिए अगर आपने फार्माइलेशन ऑफ बेंजीन करनी हो या बेंजल्डिहाइड बनानी हो तो जो हम मॉडिफिकेशन यूज़ करेंगे दैट इज़ गटरमैन-कोच फार्माइलेशन रिएक्शन यूज़ करेंगे और वहाँ पर हमारा जो रीजेंट है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl होगा और उसके बाद फिर बाकी रीजेंट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली क्या होंगे, सेम होंगे। तो एज़ फार एज़ फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन इज़ कंसर्न तो उसके हवाले से हमने डिटेल के अंदर बातचीत कर ली है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रिएक्शन समझ आया हो या आपके नॉलेज के अंदर कोई थोड़ा बहुत इजाफा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो अब टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अब टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।